वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 58 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। 2021 की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। यह है टेस्ट नंबर 59 और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी में। तो अधिकतर 2, 3 और 4 स्टेटमेंट के साथ प्रश्न है, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा ज़रा। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दीजिए। तो यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है, सीधा सीधा एकदम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है और प्रधानमंत्री जो है वो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। बहुत बार पूछा गया है पहला प्रश्न और इसी लाइन से बना लेते हैं कई बार। तो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, फिर कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। गलत है स्टेटमेंट दूसरा वाला। और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं, प्रधानमंत्री के नहीं। दोनों के दोनों गलत हैं, ये डी है इसका आंसर। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 53(1) में उपबंध है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ना कि प्रधानमंत्री में। और इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा या करवाएगा। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, पीएम नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा से ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है, बताइए बताइए। देखिए संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल, गलत है, गलत है, सरासर गलत है। लोकसभा है तो राज्यसभा भी तो है, राज्यसभा से क्यों नहीं हो सकते? और मैं तो कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा, मतलब संविधान तो कहता है कि ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, कोई भी आ जाओ, लेकिन 6 महीने के अंदर सदस्य बन जाना लोकसभा का या राज्यसभा का, ठीक है, वरना सदस्यता चली जाएगी। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, ये केवल वर्ड की वजह से गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो गया, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य क्यों करेगा भाई? प्रधानमंत्री के अधीन होता है ना वो। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर एक बार फिर से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। तो दोनों के दोनों असत्य हैं। देखिए संविधान जो है वो प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए राज्यसभा के सदस्यों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाता। अतः संसद के किसी भी सदन का जो सदस्य है वो मंत्री बन सकता है। किसी, मतलब 2 ही तो सदन होते हैं उसके, लोकसभा राज्यसभा। अंग बोले तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति भी अंग है उसका, संसद का। अब देखिए संविधान में उपबंध है कि यदि कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी वो सदस्य जो है मंत्री बन सकता है। लेकिन उसको करना क्या है, कम से कम 6 महीने के अंदर जो है उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब चाहे वो लोकसभा की ले ले या राज्यसभा की, अन्यथा 6 महीने के बाद जो है मंत्री नहीं रहेगा वो। देखिए केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है और कैबिनेट सेक्रेटरी ही सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। अभी पीछे यही प्रश्न पूछा था इसी लाइन से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? मंत्रिमंडलीय सचिवालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए सूची तैयार करना, कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। ये चारों भी हो सकते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी है, मतलब एक विकल्प यहाँ पर ये भी है कि उपरोक्त सभी, लेकिन चारों नहीं है, इनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है वो? मंत्रालयों को वित्तीय सहायता, जो वित्तीय संसाधन है उनका आवंटन नहीं करता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। बाकी ये तीनों कार्य करता है, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित कार्य हैं कौन से? प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना,
मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और उस कार्यसूची को वितरित करना, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेज का वितरण करना, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। ठीक है, और क्या नहीं करना, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करना। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा इसमें। देखिए, भारतीय संविधान उप प्रधानमंत्री के अधिकारों का प्रावधान नहीं करता है। नहीं करता है, करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं क्या? बिल्कुल चुन सकते हैं, और पहला भी सही है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो दोनों करेक्ट हैं ये तो। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं उप प्रधानमंत्री के लिए। राजनीतिक बाध्यताओं के कारण जो है इसका प्रावधान संविधान से हटकर किया गया है, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। भारतीय संविधान जो है उप प्रधानमंत्री के लिए कोई उत्तरदायित्व या अधिकार का प्रावधान नहीं करता है। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ठीक है। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। मंत्री संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। भारत का महान्यायवादी यानी एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। देखिए, महान्यायवादी के ऊपर तो कई बार प्रश्न बनाया है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। और मंत्री संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 88 में उपबंध है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी संसद की किसी समिति का सदस्य बन सकते हैं, और जिस समिति के वो सदस्य होते हैं उन्हें उसमें बोलने का, कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल इंडिकेट कर रहा है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। देखिए, पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव का भारतीय संविधान में उल्लेख ही नहीं है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अब उल्लेख ही नहीं है तो भाग 5 में और कहाँ पर, 4 में कहाँ, किसी भाग में नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात करेक्ट है एकदम। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, बिल्कुल। तो अविश्वास मतलब विश्वास ही खत्म हो गया, तो 2 और 3 सही हो गए, पहला गलत है। तो देखिए, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख ही नहीं है। पहली बात तो संविधान का जो अनुच्छेद 75(3) है ना, उसमें उपबंध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है या लाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अलग से प्रश्न बना लेते हैं इस लाइन पर, याद रखना। तो भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बस ये है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, मतलब वो विश्वास रखेगी तो बचेगी, अविश्वास अगर आ गया उसके खिलाफ तो गई सरकार। अब क्वेश्चन नंबर 7 विश्वास प्रस्ताव पर आ जाइए। छठा था क्या? 7 विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार द्वारा रखा जाता है। विश्वास प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री रख सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल, जब विश्वास मत खो दिया उसने तो सलाह क्यों मानेंगे राष्ट्रपति, गलत है, मतलब करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार द्वारा रखा जाता है, बिल्कुल सरकार ही जताएगी विश्वास। विश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री रख सकते हैं, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कीजिए, 2 कटेंगे
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 केवल। तो विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार द्वारा रखा जाता है, करेक्ट है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। तो ऐसा नहीं है केवल प्रधानमंत्री को ही रखना है, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार या अनुच्छेद 76(3) के अनुसार। बताइए इनमें से कौन सा सही है। एक ही लाइन काफ़ी है ये पूछने के लिए कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। सोचो सोचो। देखिए एजी का नाम सुना आपने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो ये 76 में प्रावधान है और 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। तो ये मंत्रिपरिषद लोकसभा ये 76 में तो नहीं होना चाहिए कम से कम, है ना। तो हटा देते हैं इसको, चौथे वाले को। कितने कटेंगे इससे, एक कट जाएगा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, तो पहला तो होगा ही होगा, ये एक संवैधानिक बाध्यता है, ऐसा संविधान में लिखा है, तो दूसरा भी हो गया। अब 73 है क्या, बिल्कुल है। 75 का 3 है क्या, अभी था तो पहले। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उपरोक्त चौथा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 76(3) में जो है वो भारत के महान्यायवादी के कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर। तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है एक संवैधानिक प्रावधान है, जिसका अनुच्छेद जो है 75(3) में उपबंध किया गया है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, हमेशा याद रखिएगा। इंडियन पॉलिटी में लिखा है लक्ष्मीकांत की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत क्या होगा। यदि केंद्र की मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेंगे। अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक पदभार का निर्वहन करेगी। बिल्कुल सब भग जाएंगे छोड़कर, तो फिर क्या होगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र दे देगी तो राष्ट्रपति बोलेंगे थम जाओ, बचा खुचा कार्य जो है उसको करके जाओ, नई सरकार आए तब तक के लिए रुक जाओ, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरना असमंजस की स्थिति बन जाएगी ना, लूट खसोट होने लगेगी। तो देखिए मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के पश्चात राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। वो खुद का मन नहीं है राष्ट्रपति का ऐसा करने के लिए, संविधान में लिखा है, तो ये सब चीज़ फॉलो करते हैं। देखिए वैकल्पिक व्यवस्था मतलब नई सरकार के गठन होने तक जो है अपदस्थ मंत्रिपरिषद कार्य करती रहेगी। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं हम। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री यानी राज्य मंत्री, उप मंत्री। केवल पहला है इसका आंसर या तीनों हैं या दोनों हैं, ये दोनों हैं या ये तीनों हैं, ये केवल पहला है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री भी और उप मंत्रियों को भी काम में ले लिया जाता है कभी कभी। तो उपरोक्त सभी डी हो गया इसका आंसर। तो देखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां जो हैं शामिल होती हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। पहली श्रेणी है कैबिनेट मंत्री। देखिए ये मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में जो है भाग लेते हैं। इनके उत्तरदायित्वों की परिधि जो है संपूर्ण केंद्र सरकार पर होती है। बात करें राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्रियों को मंत्रालय या विभागों का जो है स्वतंत्र प्रभाव दिया जा सकता है अथवा कैबिनेट मंत्री के साथ ये जो है सहयोगी बन जाते हैं। राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, किंतु मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष आमंत्रण पर भाग ले सकते हैं ये राज्य मंत्री। अब तीसरे नंबर पर आते हैं उप मंत्री। तो उप मंत्री जो है वो कैबिनेट या राज्य मंत्रियों के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है। तो जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उपमंत्री नहीं ले सकते।
तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे 10 इंडियन पॉलिटी के। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 59 नंबर है ना, इस तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।